मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। मन की बात का ये 91वां एपिसोड है। हम लोगों ने पहले इतनी सारी बातें की हैं, अलग अलग मौज़ूआत पर अपनी बात मुश्तरक की है, लेकिन इस बार मन की बात बहुत ख़ास है। इसका सबब है इस बार का यौम आज़ादी। जब हिंदुस्तान अपनी आज़ादी के 75 साल मुकम्मल करेगा, हम सभी बहुत अनोखे और तारीखी लम्हे के गवाह बनने जा रहे हैं। खुदा ने यह हमें बहुत बड़ी खुशकिस्मती अता की है। आप भी सोचिए, अगर हम गुलामी के दौर में पैदा हुए होते तो इस दिन का तसव्वुर हमारे लिए कैसा होता। गुलामी से आज़ादी की वो तड़प, तसल्लुत की बेड़ियों से आज़ादी की वो बेचैनी कितनी बड़ी रही होगी। वो दिन जब हम हर दिन लाखों लाख हमवतनों को आज़ादी के लिए लड़ते, जूझते, कुर्बानी देते देख रहे होते। जब हम हर सुबह इस ख्वाब के साथ बेदार हो रहे होते कि मेरा हिंदुस्तान कब आज़ाद होगा। और हो सकता है हमारी ज़िंदगी में वो भी दिन आता जब वंदे मातरम और भारत माँ की जय बोलते हुए हम आने वाली नस्लों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते, जवानी खपा देते। साथियों, 31 जुलाई यानी आज ही के दिन हम सभी अहले वतन शहीद ऊधम सिंह जी की शहादत को सलामी देते हैं। मैं ऐसे दीगर सभी अजीम इनकलाबियों को अपना आजिज़ाना खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने मुल्क के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। साथियों, मुझे देखकर बहुत खुशी होती है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एक अवामी तहरीक की शक्ल ले रहा है। सभी इलाकों और समाज के हर तबके के लोग इससे जुड़े अलग अलग प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम इस महीने की शुरुआत में मेघालय में हुआ। मेघालय के बहादुर जाबाज यू टिरोत सिंह जी के यौम वफ़ात पर लोगों ने उन्हें याद किया। टिरोत सिंह जी ने खासी हिल्स पर कंट्रोल हासिल करने और वहाँ की सकाफत पर हमला करने की अंग्रेज़ों की साजिश की जमकर मुखालफत की थी। इस प्रोग्राम में बहुत सारे फ़नकारों ने शानदार मुजाहरा किया, तारीख़ को ज़िंदा कर दिया। इसमें एक कार्निवाल का इनेकाद भी किया गया, जिसमें मेघालय की अजीम सकाफत को बड़े ही खूबसूरत तरीके से पेश किया गया। अब से कुछ हफ्ते पहले कर्नाटक में अमृता भारती कन्नडार्थी नाम की एक अनोखी मुहिम भी चलाई गई। इसमें रियासत की 75 जगहों पर आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़े बड़े शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इनमें कर्नाटक के अजीम मुजाहिदीन आज़ादी को याद करने के साथ ही मकामी अदबी हुसूलियाबियों को भी सामने लाने की कोशिश की गई। साथियों, इसी जुलाई में एक बहुत ही दिलचस्प कोशिश हुई है, जिसका नाम है आज़ादी की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन। इस कोशिश का मकसद है कि लोग आज़ादी की लड़ाई में हिंदुस्तानी रेल के किरदार को जानें। मुल्क में मुताद्दिद ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो तहरीक आज़ादी की तारीख से जुड़े हैं। आप भी इन रेलवे स्टेशनों के बारे में जानकर हैरान होंगे। झारखंड के गोमू जंक्शन को अब बाकायदा तौर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमू के नाम से जाना जाता है। जानते हैं क्यों? दरअसल इसी स्टेशन पर कालका मेल में सवार होकर नेताजी सुभाष ब्रिटिश अफसरों को चकमा देने में कामयाब रहे थे। आप सभी ने लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन का नाम भी ज़रूर सुना होगा। इस स्टेशन के साथ राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान जैसे जांबाजों का नाम जुड़ा है। यहाँ ट्रेन से जा रहे अंग्रेज़ों के ख़जाने को लूटकर बहादुर इनकलाबियों ने अंग्रेज़ों को अपनी ताकत से वाकिफ़ करा दिया था। आप जब कभी तमिलनाडु के लोगों से बात करेंगे तो आपको थूथुकुडी ज़िले के वांची मणियाची जंक्शन के बारे में जानने को मिलेगा। ये स्टेशन तमिल मुजाहिद आज़ादी वांची नाथन जी के नाम पर है। ये वही मकाम है जहाँ 25 साल के नौजवान वांची ने ब्रिटिश कलेक्टर को उसके किए की सज़ा दी थी। साथियों, ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। मुल्क भर की 24 रियासतों में फैले ऐसे 75 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। इन 75 स्टेशनों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया जा रहा है। इनमें कई तरह के प्रोग्रामों का भी इनेकाद हो रहा है। आपको भी वक्त निकालकर अपने पास के ऐसे तारीखी स्टेशन पर ज़रूर जाना चाहिए। आपको तहरीक आज़ादी की ऐसी तारीख के बारे में तफसील से पता चलेगा जिनसे आप अनजान रहे हैं। मैं आसपास के स्कूल के तालिब इल्मों से अपील करूंगा, टीचर्स से अपील करूंगा कि अपने स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को लेकर ज़रूर स्टेशन पर जाएं और पूरा वाक़या इन बच्चों को सुनाएं, समझाएं। मेरे प्यारे हमवतनों,
आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का इनेकाद किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा ज़रूर लहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें मुल्क के लिए कुछ करने की तरगीब देता है। मेरा एक मशवरा ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर्स में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से खास ताल्लुक़ भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी का यौम पैदाइश है, जिन्होंने हमारे कौमी परचम को डिज़ाइन किया था। मैं उन्हें बसत एहतराम खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। अपने कौमी परचम के बारे में बात करते हुए मैं अजीम इनकलाबी मैडम कामा को भी याद करूँगा। तिरंगे को शक्ल देने में उनका किरदार बेहद अहम रहा है। साथियों, आज़ादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे इनेकादों का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि हम सभी अहले वतन अपने फ़र्ज़ पर पूरी ईमानदारी से कारबंद रहें। तभी हम उन लातादाद मुजाहिदीन आज़ादी का ख्वाब पूरा कर पाएंगे, उनके ख्वाबों का हिंदुस्तान बना पाएंगे। इसीलिए हमारे अगले 25 साल का ये अमृत अहद हर अहले वतन के लिए फ़र्ज़ के अहद की तरह है। मुल्क को आज़ाद कराने वाले हमारे बहादुर मुजाहिदीन हमें ये जिम्मेदारी देकर गए हैं और हमें इसे पूरी तरह निभाना है। मेरे प्यारे हमवतनों, कोरोना के खिलाफ हम अहले वतन की लड़ाई अब भी जारी है। पूरी दुनिया आज भी जूझ रही है। हॉलिस्टिक हेल्थ केयर में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी ने इसमें सभी की बहुत मदद की है। हम सभी जानते हैं कि इसमें हिंदुस्तानी रवायती तरीक़ा इलाज कितना मुफीद है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आयुष ने तो आलमी सतह पर अहम किरदार अदा किया है। दुनिया भर में आयुर्वेद और हिंदुस्तानी दवाओं के तई दिलचस्पी बढ़ रही है। एक बड़ी वजह है कि आयुष एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड तेज़ी आई है और यह भी बहुत खुशकुन है कि इस शोबे में कई नए स्टार्टअप्स भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट हुई थी। आप जानकर हैरान होंगे कि इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले हैं। एक और बड़ी अहम बात यह हुई है कि कोरोना अहद में तिब्बी पौधों पर रिसर्च में भी बहुत इजाफा हुआ है। इस बारे में बहुत सी रिसर्च स्टडीज़ पब्लिश हो रही हैं। यकीनी तौर से एक अच्छी शुरुआत है। साथियों, मुल्क में मुख्तलिफ तरह के तिब्बी पौधों और जड़ी बूटियों को लेकर एक और बेहतरीन कोशिश हुई है। अभी अभी जुलाई महीने में इंडियन वर्चुअल हार्बेरियम को लॉन्च किया गया। इंडियन वर्चुअल हार्बेरियम प्रिजर्व प्लांट्स या प्लांट पार्ट्स की डिजिटल इमेजेस का एक दिलचस्प मजमुआ है जो कि वेब पर फ्रीली अवेलेबल है। इस वर्चुअल हार्बेरियम पर अभी लाख से ज़्यादा स्पेसिमेंट्स और उनसे जुड़ी इस साइंटिफिक इंफॉर्मेशंस मौजूद है। वर्चुअल हार्बेरियम में हिंदुस्तान की बोटेनिकल डाइवर्सिटी की खुशहाल तस्वीर भी दिखाई देती है। मुझे यकीन है इंडियन वर्चुअल हार्बेरियम हिंदुस्तानी नबातात पर रिसर्च के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बनेगा। मेरे प्यारे हमवतनों, मन की बात में हम हर बार अहले वतन की ऐसी कामयाबियों की बात करते हैं जो हमारे चेहरे पर मीठी मुस्कान बखेर देती है। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बखेरे और जायके में भी मिठास भरे, तब तो आप उसे ज़रूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद की पैदावार में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों की ज़िंदगी भी बदल रही है, उनकी आमदनी भी बढ़ा रही है। हरियाणा में यमुनानगर में एक मधुमक्खी पालने वाले साथी रहते हैं, सुभाष कंबोज जी। सुभाष जी ने साइंसी तरीके से मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ली। इसके बाद उन्होंने सिर्फ 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। आज वो तकरीबन 2000 बॉक्सेस में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उनका शहद कई रियासतों में सप्लाई होता है। जम्मू के पली गांव में विनोद कुमार जी भी 1500 से ज़्यादा कॉलोनियों में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उन्होंने पिछले साल रानी मक्खी पालन की तरबियत ली है। इस काम से वो सालाना 15 से 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। कर्नाटक के एक और किसान हैं मधुकेश्वर हेगड़े जी। मधुकेश्वर जी ने बताया कि उन्होंने हुकूमत हिंद से 50 मधुमक्खी कॉलोनियों के लिए सब्सिडी ली थी। आज उनके पास 800 से ज़्यादा कॉलोनियाँ हैं और कई टन शहद वो बेचते हैं। उन्होंने अपने काम में इनोवेशन किया और वो जामन शहद,
तुलसी शहद, आंवला शहद जैसे नबाताती शहद भी बना रहे हैं। मधुकेश्वर जी, शहद प्रोडक्शन में आपका इनोवेशन और कामयाबी आपके नाम को भी बामाने बनाती है। साथियों, आप सब जानते हैं कि शहद को हमारे रिवायती इल्म तिब में कितनी अहमियत दी गई है। आयुर्वेद की किताबों में तो शहद को अमृत बताया गया है। शहद न सिर्फ हमें जायका देता है बल्कि सेहत भी देता है। शहद पैदावार में आज इतने ज़्यादा इम्कानात हैं कि प्रोफेशनल पढ़ाई करने वाले नौजवान भी इसे अपना खुद का रोज़गार बना रहे हैं। ऐसे ही एक नौजवान हैं यूपी में गोरखपुर के निमित सिंह। निमित जी ने बीटेक किया है, उनके वालिद भी डॉक्टर हैं, लेकिन पढ़ाई के बाद नौकरी की जगह निमित जी ने खुद रोज़गार का फैसला लिया। उन्होंने शहद प्रोडक्शन का काम शुरू किया। क्वालिटी चेक के लिए लखनऊ में अपना एक लैब भी बनवाया। निमित जी अब शहद और बी वैक्स से अच्छी कमाई कर रहे हैं और अलग अलग रियासतों में जाकर किसानों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ऐसे नौजवानों की मेहनत से ही आज मुल्क इतना बड़ा शहद का पैदावारी बन रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि मुल्क से शहद का एक्सपोर्ट भी बढ़ गया है। मुल्क ने नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन जैसी मुहिम चलाई। किसानों ने पूरी मेहनत की और हमारे शहद की मिठास दुनिया तक पहुंचने लगी। अभी इस शोबे में और भी बड़े इम्कानात मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे नौजवान इन मौक़े से जुड़कर इनका फ़ायदा उठाएं और नए इम्कानात को हकीकत में बदलें। मेरे प्यारे हमवतनों, मुझे हिमाचल प्रदेश से मन की बात के एक सामे जनाब आशीष बहल जी का एक ख़त मिला है। उन्होंने अपने ख़त में चंबा के मिंजर मेले का जिक्र किया है। दरअसल मिंजर मक्के के फूलों को कहते हैं। जब मक्के में मिंजर आते हैं तो मिंजर मेला भी मनाया जाता है और इस मेले में मुल्क भर के सयाह दूर दूर से हिस्सा लेने के लिए आते हैं। इत्तेफाक से मिंजर मेला इस वक्त चल भी रहा है। आप अगर हिमाचल घूमने गए हुए हैं तो इस मेले को देखने चंबा जा सकते हैं। चंबा तो इतना खूबसूरत है कि यहाँ के लोकगीतों में बार बार कहा जाता है, चंबे एक दिन ओढ़ा कने महीना रेड़ा। यानी जो लोग एक दिन के लिए चंबा आते हैं वो उसकी खूबसूरती देखकर महीने भर यहाँ रह जाते हैं। साथियों, हमारे मुल्क में मेलों की भी बड़ी सकाफती अहमियत रही है। मेले अवाम और दिल दोनों को जोड़ते हैं। हिमाचल में बारिश के बाद जब खरीफ की फसलें पकती हैं तब सितंबर में शिमला, मंडी, कुल्लू और सोलन में सैरिया सैर भी मनाया जाता है। सितंबर में ही जागरा भी आने वाला है। जागरा के मेलों में महासू देवता का आह्वान करके 20 गीत गाए जाते हैं। महासू देवता का ये जागर हिमाचल में शिमला, किन्नौर और सिरमौर के साथ साथ उत्तराखंड में भी होता है। साथियों, हमारे मुल्क में अलग अलग रियासतों में आदिवासी समाज के भी कई रिवायती मेले होते हैं। इनमें से कुछ मेले आदिवासी सकाफत से जुड़े हैं तो कुछ का इनकाद आदिवासी तारीख और विरासत से जुड़ा है। जैसे कि आपको अगर मौका मिले तो तेलंगाना के मेडारम का 4 रोज़ा समक्का सरलम्मा जात्रा मेला देखने ज़रूर जाइए। इस मेले को तेलंगाना का महाकुंभ कहा जाता है। सरलम्मा जात्रा मेला 2 आदिवासी खातून कायदों समका और सरलम्मा के एहतराम में मनाया जाता है। ये तेलंगाना ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी कबीले के लिए अकीदत का बड़ा मरकज़ है। आंध्र प्रदेश में मारी दम्मा का मेला भी आदिवासी समाज की मान्यताओं से जुड़ा बड़ा मेला है। मारी दम्मा मेला ज्येष्ठ अमावस्या से आषाढ़ अमावस्या तक चलता है और यहाँ का आदिवासी समाज इस शक्ति की पूजा के साथ साथ जोड़ता है। यहीं मशरक़ी गोदावरी के पैदापुरम में मरीदम्मा मंदिर भी है। इसी तरह राजस्थान में गिरासिया कबीले के लोग वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को सयावा का मेला या मनखारो मेला का भी इनकाद करते हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर के नारायणपुर का मावली मेला भी बहुत ख़ास होता है। पास ही मध्य प्रदेश का भगोरिया मेला भी खूब मशहूर है। कहते हैं कि भगोरिया मेले की शुरुआत राजा भोज के अहद में हुई है। तब भील राजा कासू मिरा और बालून ने अपनी अपनी राजधानी में पहली बार ये इनकाद किया था। तब से आज तक ये मेले उतने ही जोश और जज्बे से मनाए जा रहे हैं। इसी तरह गुजरात में तरनेतर और माधोपुर जैसे कई मेले बहुत मशहूर हैं। मेले
अपने आप में हमारे समाज हयात की तवानाई का बहुत बड़ा जरिया होते हैं। आपके आसपास भी ऐसे ही कई मेले होते होंगे। जदीद दौर में समाज की पुरानी कड़ियाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारे नौजवानों को इनसे ज़रूर जुड़ना चाहिए और आप जब भी ऐसे मेलों में जाएं, वहाँ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। आप चाहें तो किसी ख़ास हैशटैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उन मेलों के बारे में दूसरे लोग भी जानेंगे। आप कल्चरल मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। अगले कुछ दिन में कल्चरल मिनिस्ट्री एक कंपटीशन भी शुरू करने जा रही है, जहां मेलों की सबसे अच्छी तस्वीरें भेजने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। तो फिर देर नहीं कीजिए, मेलों में घूमिए, उनकी तस्वीरें शेयर करिए और हो सकता है आपको इसका इनाम भी मिल जाए। मेरे प्यारे हमवतनों, आपको मालूम होगा मन की बात के एक एपिसोड में मैंने कहा था कि हिंदुस्तान के पास टॉयज़ एक्सपोर्ट में पावर हाउस बनने की पूरी सलाहियत है। मैंने स्पोर्ट्स और गेम्स में हिंदुस्तान की खुशहाल विरासत की ख़ास तौर पर बात की थी। हिंदुस्तान के मकामी खिलौने रिवायत और नेचर दोनों के मुवाफिक होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। मैं आज आपके साथ हिंदुस्तानी खिलौनों की कामयाबी को शेयर करना चाहता हूँ। हमारी यंगस्टर्स, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के दम पर हमारी टॉय इंडस्ट्री ने जो कर दिखाया है, जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, उसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आज जब हिंदुस्तानी खिलौनों की बात होती है तो हर तरफ वोकल फॉर लोकल की ही गूंज सुनाई दे रही है। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि हिंदुस्तान में अब बैरून मुल्क से आने वाले खिलौनों की तादाद लगातार कम हो रही है। पहले जहां 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के खिलौने बाहर से आते थे, वहीं अब उनकी दरामद 70% तक घट गई है। और खुशी की बात ये कि इसी दौरान हिंदुस्तान ने 2,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा के खिलौनों को बैरून मुल्क बरामद किया है, जबकि पहले 300 से 400 करोड़ रुपए के खिलौने ही हिंदुस्तान से बाहर जाते थे। और आप तो जानते ही हैं कि ये सब कोरोना अहद में हुआ है। हिंदुस्तान की टॉय सेक्टर ने खुद को ट्रांसफॉर्म करके दिखाया है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अब इंडियन माइथोलॉजी, हिस्ट्री और कल्चर पर मबनी खिलौने बना रहे हैं। मुल्क में जगह जगह खिलौनों की जो क्लस्टर्स हैं, खिलौने बनाने वाले जो छोटे छोटे सनतकार हैं, उन्हें इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। इन छोटे सनतकारों के बनाए खिलौने अब दुनिया भर में जा रहे हैं। हिंदुस्तान के खिलौना साज दुनिया के अहम तरीन ग्लोबल टॉय ब्रांड्स के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि हमारा स्टार्टअप सेक्टर भी खिलौनों की दुनिया पर पूरी तवज्जो दे रहा है। वो इस शोबे में कई मज़ेदार चीज़ें भी कर रहे हैं। बेंगलुरु में शोमी टॉयज़ नाम का स्टार्टअप इको फ्रेंडली खिलौनों पर फोकस कर रहा है। गुजरात में आर्किड जू कंपनी AR बेस्ड फ्लैश कार्ड्स और AR बेस्ड स्टोरी बुक्स बना रही हैं। पुणे की कंपनी फनवेंशन लर्निंग खिलौने और एक्टिविटी पजल्स के जरिए साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथ्स में बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने में मसरूफ़ है। मैं खिलौनों की दुनिया में शानदार काम कर रहे ऐसे सभी मैन्युफैक्चरर्स को, स्टार्टअप्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आइए हम सब मिलकर हिंदुस्तानी खिलौनों को दुनिया भर में और ज़्यादा मकबूल बनाएं। इसके साथ ही मैं बच्चों के सरपरस्तों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानी खिलौने, पजल्स और गेम्स खरीदें। साथियों, क्लासरूम हो या खेल का मैदान, आज हमारे नौजवान हर शोबे में मुल्क को इफ्तिखार बख्श रहे हैं। इसी महीने PV सिंधु ने सिंगापुर ओपन का अपना पहला खिताब जीता है। नीरज चोपड़ा ने भी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी को जारी रखते हुए वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में मुल्क के लिए सिल्वर मेडल जीता है। आयरलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में भी हमारे खिलाड़ियों ने 11 तमगे जीतकर मुल्क की शान बढ़ाई है। रोम में हुए वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में भी हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन मुजाहिरा किया। हमारे एथलीट सूरज ने तो ग्रेको रोमन इवेंट में कमाल ही कर दिया। उन्होंने 32 साल के लंबे वक्फे के बाद इस इवेंट में रेसलिंग का गोल्ड मेडल जीता है। खिलाड़ियों के लिए तो पूरा महीना ही एक्शन से भरपूर रहा है। चेन्नई में 44वें चेस ओलंपियाड की मेज़बानी करना भी हिंदुस्तान के लिए बड़े ही एजाज़ की बात है। 28 जुलाई को ही इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह हुआ है और मुझे इसकी ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने की खुशकिस्मती मिली।
उसी दिन यूके में कॉमनवेल्थ गेम्स की भी शुरुआत हुई। नौजवान जोश से भरी हिंदुस्तानी टीम वहां मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं सभी खिलाड़ियों और एथलीट्स को अहले वतन की तरफ से मुबारकबाद देता हूं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हिंदुस्तान फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप उसकी भी मेज़बानी करने जा रहा है। ये टूर्नामेंट अक्टूबर के आसपास होगा, जो खेलों के तय मुल्क की बेटियों का जोश बढ़ाएगा। साथियों, कुछ दिन पहले ही मुल्क भर में 10वीं और 12वीं क्लास के नताइज का भी ऐलान हुआ है। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने अपनी सख्त मेहनत और लगन से कामयाबी हासिल की है। वबाई बीमारी के सबब पिछले 2 साल बेहद चैलेंज से पुर रहे हैं। इन हालात में भी हमारे नौजवानों ने जुर्रतमंदी और हौसले का मुजाहरा किया, वो इंतहाई काबिल तारीफ है। मैं सभी के रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश करता हूँ। मेरे प्यारे हमवतनों, आज हमने आज़ादी के 75 साल पर मुल्क के सफ़र के साथ अपनी बात शुरू की थी। अगली बार जब हम मिलेंगे तब हमारे अगले 25 साल का सफ़र भी शुरू हो चुका होगा। अपने घर और अपनों के घर पर हमारा प्यारा तिरंगा लहराए, इसके लिए हम सबको लगना है। आपने इस बार यौम आज़ादी को कैसे मनाया, क्या कुछ ख़ास किया, ये भी मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगली बार हम अपने इस अमृत पर्व के अलग अलग रंगों पर फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।